हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वाले मॉक टेस्ट में पीईटी के मैं आपको पॉलिटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। ये उसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट भी मैं जब अगला पीईटी का टेस्ट आपका लगेगा उसमें कराऊंगा। तो इस पार्ट में हम मेन क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी पॉलिटी के क्वेश्चंस की। और अगर आप पॉलिटी के लेक्चर्स भी देखना चाहें तो ऑलरेडी मेन लेक्चर्स मैं डाल चुका हूं। ऐसे कई लेक्चर डाल चुका हूं जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, तो वो आप देखना चाहें तो पहले वो भी देख सकते हैं और ये क्विज लगा सकते हैं। कितनी तैयारी है आपकी उसका आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिट से संबंधित है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं आर्टिकल 32 के तहत, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। ठीक है, तो उसी के तहत एक रिट होती है जिसका नाम है परमादेश, परम आदेश, जैसा कि ये कह रहा है। तो परम आदेश का मतलब क्या हो गया कि हम आपको एक सुप्रीम ऑर्डर दे रहे हैं, यानी एक तरीके का ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछा है क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा आदेश है, वी कमांड। ठीक है, किस अधिपत्र से, बाय व्हाट वारंट, ये शाब्दिक अर्थ होता है कुओ वारंटों का अधिकार परीक्षा का, जो आगे भी क्वेश्चंस होंगे तो शायद उसमें मिल जाए। सूचित करने के लिए या टू बी सर्टिफाइड, ये होता है उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ, सर्टियोरारी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, यू मे हैव दी बॉडी, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है कि शरीर लेकर आओ। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के संबंध का उल्लेख है? केंद्र और राज्यों के संबंध का उल्लेख, सेंटर और स्टेट रिलेशंस का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 11 में है, आर्टिकल 245 से 263। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 245 से 263। ठीक है, केंद्र और राज्यों से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग बनाया गया था, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उस आयोग का नाम था सरकारिया आयोग। ठीक है, जो सरकारिया था ये हेड थे, तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने संवैधानिक सभा की केंद्रीय शक्तियों की समिति की अध्यक्षता की, यानी जो पावर कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें थी उनकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता इक्वलिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, ये जो आदर्श हैं ये हमारी प्रस्तावना में निहित हैं और ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो इसका ऑलरेडी एक लेक्चर मैं आपको बना चुका हूं पॉलिटी का, जिसमें मैंने ये पढ़ाया था कि हमने किस देश से क्या क्या लिया है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पेपर में यहां से आने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। तो ये हमने कहां से लिए, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो मैं बात करूं आर्टिकल 17 की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका उल्लेख बार बार पेपर में मिलता है। हरिजन एक्ट से आप संबंधित इसको मान सकते हैं, और हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रयोग किया था दलितों के लिए। तो ये बेसिकली किससे संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, यानी आप किसी भी प्रकार से किसी से छुआछूत का व्यवहार नहीं करेंगे वरना वो एक दंडनीय अपराध है। उपाधियों का अंत आता है आर्टिकल 18 में। ठीक है, ये भी अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त, ध्यान देना राज्य चुनाव आयुक्त पूछा है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है, स्टेट की। ठीक है, तो जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों वालों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगर यहां भारत का होता तो उसकी नियुक्ति कौन करता, उसकी नियुक्ति करता राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 148 में। 148 से 151 तक
जो आर्टिकल हैं वो इसी से संबंधित हैं। और जो कैग होता है इसका ये काम है कि ये केंद्र और राज्यों के लेखों की जांच करता है, और इसकी रिपोर्ट केंद्र की होगी तो उसको राष्ट्रपति को देगा, और राज्यों की होगी तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। कितनी अवधि तक ये पद पर रहता है? तो ये 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी इनमें से पहले आए तब तक पद पर रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो 54 साल का था और ये बन गया तो पूरे 6 साल रहेगा 60 तक, लेकिन मान लो ये 62 साल की उम्र में बना तो मात्र 3 साल बाद ही क्या हो जाएगा 65, तो ये हट जाएगा। तो 148 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है? राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये है 25 से 28 तक। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां मूल अधिकार डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स में करा चुका हूं, वो लेक्चर देख लेना। मेरी गारंटी है कि पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेक्चर्स देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है, यानी पीएम की पावर में नहीं आती? तो पहला है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह। ये कट गया है यहां पर, राष्ट्रपति है ये, तो राष्ट्रपति को बिल्कुल ये सलाह देता है कि अन्य कौन से मंत्री नियुक्त करने हैं। बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, बिल्कुल सही बात है, हेड होता है मंत्रिपरिषद का। मार्गदर्शिकाओं, निर्देश, नियंत्रण और सभी मंत्रालयों का समन्वयन, बिल्कुल सारे मंत्रालयों का जो नियुक्ति यही करवा रहा है मंत्रियों की, तो उनका समन्वयन भी यही करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अरे अभी तो हमने कहा था नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो ये नियुक्ति नहीं करता, ये क्या करता है? ये केवल नाम रिकमेंड करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नाम देता कौन है? नाम ये देगा। हस्ताक्षर हमेशा किसके होंगे? पापा के, और पापा कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि इंटरनेट चलाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसके तहत? तो ये स्वतंत्रता है आपकी कि आप चला सकते हो, तो किस में आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार में ही आएगा। तो फ्रीडम वाले आर्टिकल्स कौन से थे? तो आर्टिकल हो जाएगा 19। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 19। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन उसमें आ जाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तो भारत का जो चीफ जस्टिस होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनको संसद की सिफारिश पर क्या होगा? हटाया जा सकता है। इनके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है हटाने के लिए संसद के द्वारा, और संसद को अपने विशेष बहुमत से उसको पारित करना पड़ता है। ठीक है, फिर इनकी पूरी जांच वगैरह होती है कि उसने क्या गलत किया है, उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटा देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित है, यानी शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आपको याद होगा भाग 10 में इसका उल्लेख है। ठीक है, भाग 10 में उल्लेख है, आर्टिकल 244 और 244 ए। ठीक है, तो 244 का जो एक पार्ट है उसमें इसका उल्लेख है, और इसी से संबंधित संविधान की एक अनुसूची भी है। कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है। 5th शेड्यूल भी इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 में किसका उल्लेख है? याद रखो, इस भाग ऐसे याद रखो। भाग 5 में है पहले संघ। ठीक है, यूनियन की बात करेंगे। टॉप पे कौन होता है? यूनियन, केंद्र। फिर भाग 6 उससे छोटा क्या है? उससे छोटा होता है राज्य, ये आता है। ठीक है, और राज्य जहां नहीं है तो भाग 7 संविधान में है नहीं, फिर भाग 8 है डायरेक्ट। ये क्या है? ये होगा केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, तो यही क्वेश्चन पूछा था सी। और इससे फिर और नीचे स्तर पर जाओगे तो ये केंद्र पर हो गया, ये राज्यों के स्तर पर हो गया। अब राज्य में भी नीचे स्तर पे क्या होता है? लोकल बॉडीज होती है ना, स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत, नगर पालिका। तो भाग 9 में क्या हो जाएगा? पंचायत। और भाग 9A नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई, तो इसको याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा चुनावों से जुड़ा है? चुनाव, इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन कमीशन वगैरह, ये सारी चीजें किस भाग में है संविधान के? तो संविधान के भाग
15 में इनका उल्लेख है। आर्टिकल भी पूछ सकता है, आर्टिकल 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। 324 में ही निर्वाचन आयोग की बात की जाती है और 326 में वोटिंग के अधिकार की बात की जाती है। किसको मतदान का अधिकार है, जिसमें पहले आयु 21 साल थी, लेकिन 61वें संशोधन 1989 के द्वारा ये आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसको वयस्क मताधिकार है, एडल्ट सफरेज है, संवैधानिक अधिकार है मतदान का अधिकार। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग की जगह दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया? पहले एक ही था दोनों का, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया 2003 में। किस संशोधन के द्वारा? 89वें संशोधन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89वें संशोधन के द्वारा इनको अलग कर दिया गया 2003 में। और आर्टिकल 338 हो गया एक, और एक बन गया आर्टिकल 338 ए। तो आर्टिकल 338 में एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग है और आर्टिकल 338 ए में एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग है। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता की बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज तक ये लागू नहीं हुआ, लेकिन ऐसा राज्य जहां ये लागू है वो है गोवा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं, यानी सबके लिए रहन सहन के अधिकार एक से हो, नागरिकों के सारे अधिकार एक से हो, शादी एक तरीके से हो, सबकी अलग अलग ना हो, कानून हिंदुओं में अलग मुसलमानों में अलग, लेकिन ये आज तक लागू नहीं हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की गई है वो संविधान के आर्टिकल 44 में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स का विचार कहां से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां का मतलब है जिनका उल्लेख हमने संविधान की सूचियों में नहीं किया, यानी कोई ऐसी आगे भविष्य में कोई विषय आ सकता है ना जो वर्तमान में हमने नहीं सोचा। जैसे कि रोबोट, अभी भारत में तो आपको ज्यादा रोबोटिक चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन विदेशों में क्या है, कई लोग रोबोट वगैरह रखने लग गए हैं। ठीक है, अपने काम कराने के लिए, जैसे सर्वेंट होता है घर में, बाई टाइप में, ऐसे ही वो कॉफी वगैरह देगा, चाय देगा, इस तरीके की चीजें होने लग गई हैं विदेशों में। तो अगर बाई चांस मान लो एक रोबोट ने खून कर दिया, तो उसके लिए भी कुछ कानून बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये ऐसा विषय है जो हमने नहीं सोचा कि भाई आगे चल के रोबोट भी मर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजों पे कानून भविष्य में बनाया जाएगा। तो ये अवशिष्ट विषय में आ जाएगा, यानी जिसको हम भविष्य में सोचते हैं कि ये अलग सा विषय है, भविष्य में कभी जोड़ेंगे। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? एक तो क्वेश्चन ये आएगा, तो वो संसद के पास है। ठीक है, पापा जो सबका है, सबका पापा कौन है? जो केंद्र है वो है, और केंद्र मतलब संसद। तो संसद कानून बनाएगी अवशिष्ट शक्तियों का। और ये ली कहां से है हमने? तो ये ली है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली है? कनाडा से ली है। भाग 11 में बेसिकली इनका उल्लेख है, राज्य और केंद्र के बीच संबंधों में इनका उल्लेख है, और आर्टिकल 248 में आता है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1978 में एक संशोधन किया गया जिससे हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से समाप्त कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया। बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है ये। तो शुरुआत में 7 मूल अधिकार होते थे, लेकिन इसको हटाने के बाद वर्तमान में भी कितने मूल अधिकार रह गए हैं? 6 मूल अधिकार रह गए हैं। तो कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था जो हुआ 1978 में, जिसके द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया और एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया आर्टिकल 300A में पहुंचाकर। ठीक है, तो वर्तमान में आर्टिकल 300A में है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है? फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए न्याय एक सा होगा। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये बात करता है आर्टिकल 39A, और इसे संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने का अधिकार देता है। तो कौन निगरानी करता है? इसके चुनाव कौन कराता है? वही निगरानी करेगा। तो भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो निर्वाचन आयोग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, भारत के निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? 324 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 324।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेगा। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य को यदि आपको डिस्क्वालीफाई करना है तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, और इस पर लोकसभा में कौन निर्णय लेगा, जो लोकसभा का हेड होगा। लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। हो सकता है हिंदी में भी स्पीकर लिखा हुआ आ जाए, अध्यक्ष की जगह स्पीकर आ जाए, तब भी बात यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, उनका कितना कार्यकाल होता है, टेन्योर कितना होता है, तो कितने समय के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, सरपंच और फिर पंच होते हैं, ठीक है, जो अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं, और एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो सभी सदस्य आते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम है, यानी जो वोटर्स लिस्ट में होते हैं, जो वोट करते हैं, वो सब मिलाकर ग्राम सभा बनाते हैं, और यही ग्राम सभा किसको चुनती है, ग्राम पंचायत को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधानों की बात करता है। आर्टिकल पूछा है, तो महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट, हटाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक अलग से आर्टिकल पूरा दे रखा है संविधान में, आर्टिकल 61, और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कम से कम 6 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो देखने के लिए आप मेरी वीडियो देख लें, बहुत अच्छे से क्लियर की हैं सारी चीजें। ठीक है, और ये इंपीचमेंट हमने लिया कहां से है, यूएसए से ली है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था। सबसे पहली बार भारत के संविधान में संशोधन, यानी पहला संविधान संशोधन कब किया गया, तो ये किया गया था 1951 में, 1951 में किया गया। और 1951 में किससे संबंधित था, ये कृषि कानून से संबंधित था, कृषि से संबंधित था या भूमि सुधार से संबंधित था, एग्रीकल्चर या लैंड रिफॉर्म्स, जो जमींदारी एक्ट वगैरह ये सारी जो चीजें थी वो सारी खत्म की इसी के तहत। 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी साथ ही साथ इसके। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राज्यपाल हर राज्य का भारत के होगा, तो इसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन हमने इसमें एक संशोधन किया जो था 7वां संशोधन 1956 में, जिसके तहत ये कह दिया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल हैं तो अभी यूपी की भी हैं, और शायद जहां तक मुझे याद है तो मध्य प्रदेश की भी अभी वर्तमान में वही चार्ज संभाल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा होगा एक से ज्यादा राज्यों का भी बनाया जा सकता है एक ही व्यक्ति को, तो वो 7वां संशोधन किया गया था 1956 में, उसके तहत ये किया गया था। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है। भारत में कोई नया राज्य बनाना है, नए राज्य का गठन या उसके नाम में परिवर्तन या उसकी सीमा में परिवर्तन, इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। भारत में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3, जिसके लिए संसद प्रावधान करती है और संसद के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और याद रखिए, ये जो संशोधन होता है इसको संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्य काल क्या है, 0R कहते हैं इंग्लिश में। तो ये शून्य काल क्या है, ये शून्य काल भारत की ही देन है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि क्या भारत ने दिया है, शून्य काल भारत ने दिया है। ठीक है, और शून्य काल क्या होता है, जो प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय होता है। जब संसद की कार्यवाही की बात करें तो वो शुरू हो जाती है 11 बजे, तो 11 से 12 जनरली जो घंटा होता है ये घंटा क्या कहलाता है, प्रश्न काल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है, जिसमें मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं।
कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिनकी प्रायर यानी पहले से सूचना देनी इतनी आवश्यक नहीं होती। जैसे जनरली 10 दिन पहले सूचना देनी होती है अध्यक्ष को, अगर आपको अपना प्रश्न पूछने होते हैं तो इसमें इतनी जल्दी देने की सूचना नहीं होती, आवश्यकता जल्दी भी पूछ सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो लोकहित का है। तो वो जनरली 12 से 1 का जो घंटा होता है इसको हम शून्यकाल कह देते हैं, जो जस्ट प्रश्नकाल के बाद का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक मनी बिल यानी कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, जिसका उल्लेख है, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें धन विधेयक की, तो वो है आर्टिकल 110 में। इसमें क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। और आर्टिकल 109 में इसकी प्रक्रिया है कि इसको लाया केवल लोकसभा में ही जाएगा। ठीक है, इसका प्रोसेस का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 109 में है। ठीक है, और जिस पर एक सर्टिफिकेट लगाता है अध्यक्ष, जो बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। यानी महाभियोग से हटाना है राष्ट्रपति को, तो वो महाभियोग कौन लाता है। सिंपल सी बात है भाई, कौन लाएगा, संसद के दोनों सदन लाते हैं। ठीक है, महाभियोग लाने के लिए, बहस करने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। ठीक है, जिसके बाद यदि वो सदन अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ये दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन फिर इसकी छानबीन करता है, वो भी यदि अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देता है कुल सदस्यता की, यहां याद रखना टोटल मेंबरशिप की बात है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसका 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन इसमें महाभियोग से आ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। जुडिशियल ऑर्डर कितने प्रकार के, यानी रिट पूछी गई है बेसिकली, कितने प्रकार की रिट हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इधर रिपीट हो गए, ये नहीं देखो, ये 4 ऑप्शन है। तो कितने प्रकार की रिटें हैं भारतीय संविधान में, तो कितने प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है पहला, हेबियस कॉर्पस जिसको कहते हैं। दूसरा है अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो। तीसरा है परमादेश यानी मैंडेमस। चौथा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। और 5वां है उत्प्रेषण यानी सर्टियोरारी, जिनके अभी पीछे मैंने आपको मीनिंग भी समझाए थे। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इनको जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत इन्हें हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आप डायरेक्ट छोटे मोटे न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो भाग 4 है ये संविधान का किससे संबंधित है, तो भाग 4 में किसका उल्लेख है, डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और आर्टिकल 36 से 51 तक ये आर्टिकल आते हैं। ठीक है, ये गैर न्यायिक होते हैं, यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जरा कमेंट में आंसर करो। तो जैसा कि शब्द है अधिकार परीक्षा, परीक्षा मतलब पूछना एक तरीके से, तो अधिकार पूछना यानी किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं क्वो वारंटो। तो इस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि भैया किस अधिकार से, किस अधिकार से या किस वारंट से आप किसी पद को धारण कर लिए। ये जब कोर्ट पूछता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो कौन सी रिट जारी करता है, अधिकार परीक्षा की रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आयरलैंड से ली गई है और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, क्या राजधानी है, डबलिन।
ठीक है, आयरलैंड से ली गई है चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल 54 में इसके चुनाव का उल्लेख है राष्ट्रपति के, और आर्टिकल 55 में चुनाव की प्रक्रिया का पूरा उल्लेख है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव राष्ट्रपति का होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो फिर से मैंने वीडियो आपकी डाल रखी है संविधान की, 2-2 घंटे की 2 वीडियो तो मैंने आपके आर्टिकल्स की डाल रखी है, उनको देख लो, आर्टिकल कवर हो जाएंगे पूरे राष्ट्रपति तक। और 1-1 घंटे की क्लास मैंने प्रस्तावना की, किस देश से क्या लिया है, संविधान सभा कैसे बनी, उन सब पे उल्लेख कर रखा है, तो आराम से आप देख सकते हो। बहुत सारा मटेरियल, इतना पढ़ जाओगे तो पीईटी में यहीं से आ जाएगा आदत। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ओथ। तो राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, कमेंट में बताना जरा कौन बने हैं। ठीक है, 24वें चीफ जस्टिस बन गए हैं, सॉरी 24वें नहीं, सॉरी वो जो नए बने हैं वो, सॉरी जो मैं उल्लेख कर रहा था नए बने हैं, ये तो थोड़ा समय हो गया इनको बने हुए। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े हट गए, ठीक है, 47वें थे वो, अभी 48वें नए बन गए हैं। ठीक है, एन रमन नाम है उनका, ठीक है, एस रमन या एन रमन कुछ नाम है ऐसा। ठीक है, जो 48वें बने हैं। मैं जो पूछना चाह रहा था वो पूछना चाह रहा था, निर्वाचन आयुक्त भी नए बन गए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए बन गए हैं, तो वो कौन है, 24वें नंबर के बने हैं। सुनील अरोड़ा थे पहले 23वें नंबर के, अभी 24वें नंबर के बने हैं, वो कौन बने हैं वो कमेंट में आप मेरे को बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ये थोड़ा सा यहां गलत लिख गया है, कार्यपालिका आएगा यहां। ठीक है, क्या आएगा, कार्यपालिका अध्यक्ष। कार्यपालिका अध्यक्ष का मतलब है एग्जीक्यूटिव हेड। कौन भारत का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। नाम के लिए है, लेकिन ये याद रखना, मैंने आपको बताया था नाम के लिए पापा के पास है, लेकिन मौज कौन लेता है, मौज लेता है बेटा। तो एक्चुअल में तो प्रधानमंत्री ही डिसीजन दिलवाता है, लेकिन हाँ है किसके फाइनली पास, तो वो राष्ट्रपति के। ठीक है, कहने के लिए ऑन पेपर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में क्या क्या आता है, क्या क्या मिलकर भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट बनी है। तो पार्लियामेंट के निर्माण का जो उल्लेख है वो है संविधान के आर्टिकल 79 में। ठीक है, तो किस किस से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति भी आता है इसमें, राज्यसभा भी आती है, लोकसभा भी आती है। ठीक है, ये इसका उल्लेख किस किस से मिलकर बनी है, वो 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख 81 में है। ठीक है, तो तीनों ही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बल यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनका फाइनल हेड कौन है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्वोच्च कमान किसके पास है, तो मैंने बताया ना, पापा। फाइनल सारी पावर किसके पास है, पापा। लेकिन हाँ, पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, कौन कहेगा, बेटा, प्रधानमंत्री। कहता प्रधानमंत्री, लेकिन फाइनल पावर किसके पास है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। सर्वोच्च कमान, आप सोचोगे कि एक्चुअल वाली पूछ रहा होगा, नहीं, सर्वोच्च कमान ऑन पेपर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही है। तो यही आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो दल बदल कानून है इसका उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में है। और ये जो 10वीं अनुसूची है इसे संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संशोधन 1985 के द्वारा इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण या उत्प्रेषणादेश से क्या अभिप्राय है। थोड़ी देर पहले ही ये समझाया था। उत्प्रेषण इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोरारी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सर्टियोरारी यानी सर्टिफिकेट देना, सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रमाणित करना, टू सर्टिफाई। ठीक है, या टू बी सर्टिफाइड। और ये रिट केवल कोई उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब है जो हायर कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने से निम्न न्यायालय को जारी करते हैं जब वो निम्न न्यायालय अपना कोई निर्णय सुना दिया हो और उसके खिलाफ कोई हायर कोर्ट अपनी अपील दे कि नहीं ये निर्णय आपने गलत ले लिया या कुछ गड़बड़ कर दी, ये सारी चीजें।
ठीक है, जैसे स्टे लग जाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि निम्न न्यायालय में गए, उन्होंने सुनवाई में कुछ कह दिया, फिर हम हायर कोर्ट चले गए, तो हायर कोर्ट क्या करता है, उस पर स्टे लगा देता है कि नहीं, ये जो निम्न न्यायालय ने निर्णय दिया गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मैंने बात की थी, आर्टिकल 155 के तहत आती है नियुक्ति की बात, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो पापा, भारत का राष्ट्रपति। हाँ, सुझाव किसका होता है? बेटा, प्रधानमंत्री सुझाव देता है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 155 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? इमरजेंसी। तो इनका 3 प्रकार की संविधान में इमरजेंसी दे रखी हैं, जिनका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक है, भाग 18 में। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल एक ही दे रखी है, कौन सी हो जाएगी? आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 3 आपात हैं, अक्सर आ जाते हैं तीनों, यहां लिख दे रहा हूं, याद कर लेना। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जो 3 प्रकार से लग सकती है, वो उसके लिए आप मेरा वीडियो देखें और डिटेल में पढ़ने के लिए। 356 राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तो राष्ट्रपति वहां क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। और एक है आर्टिकल 360, जो आज तक भारत में लागू नहीं हुई, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें तो 352 पूछी थी, तीनों याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? यानी जो संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनमें से किसी का भी सदस्य कौन नहीं होगा? प्रधानमंत्री भाई होगा किसी ना किसी सदस्य, किसी ना किसी सदन का। वित्त मंत्री भाई ये भी होगा। राष्ट्रपति ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सदन का सदस्य हो गया तो ये तो एमपी हो गया ना, और एमपी कैसे बन जाएगा? तो आप जब राष्ट्रपति बनते हो तो आप किसी भी सदन के सदस्य कोई और लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो। बाकी मंत्रियों को तो होना ही है, तभी तो भाई सांसद होंगे, तभी तो बनेंगे। अच्छा, ऐसी भी केस है कि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो, फिर भी प्रधानमंत्री मंत्री बन सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन है 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदन की सदस्यता किसी ना किसी की लेनी होती है। अगर 6 महीने के अंदर आप सदस्यता नहीं ले पाते तो फिर आप हट जाते हैं पद से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किसमें है? तो ये जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस से या सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए गए हैं। शुरुआत में ये नहीं थे, जब संविधान लागू हुआ था तो ये नहीं थे, तो एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके सुझाव पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको लागू किया गया। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86वें संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ, इनकी संख्या 11 कर दी। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? 11 हैं, और इनका उल्लेख है संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और आर्टिकल 1 जोड़ा 51 क या 51A में इनका उल्लेख है। सारे क्वेश्चन कवर करा दिए तुम्हारे मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो भाई राज्यपाल बनना है मुझे, तो न्यूनतम मेरी आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु तक मैं बन सकता हूं? 50, 60, 70, 80? तो कमेंट में इसका आंसर करो जरा, क्या होगा? मैं देखता हूं क्या कमेंट में आप आंसर करते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपातकालीन से संबंधित जो प्रावधान है वो जर्मनी या वीमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान को वीमर कहते हैं, कि जब भी आपात लगता है तो आपके आर्टिकल्स कुछ खत्म हो जाते हैं, मूल अधिकार आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जर्मनी से। तो वित्तीय आपात कहां से लिया है? अनुच्छेद
360 से लिया है। कहां से लिया है? अनुच्छेद 360 से लिया है। मान लो जर्मनी का वीमर संविधान नहीं मिलता आपातकाल के प्रावधानों से, तो फिर आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम टिक करना है, उसमें भी उल्लेख थे कुछ। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो जब संविधान फेल होगा कहीं तभी तो इसको लागू करोगे, और संविधान फेल का मतलब किस आर्टिकल की बात कर रहा है? जब संविधान फेल हो जाए, राज्य में ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और वहां का कानून कौन बनाता है? आर्टिकल 356 के तहत संसद वहां के फिर कानून बनाएगी, और वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन सरकार का हो जाता है, राज्यपाल का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊपरी सदन या अपर हाउस जो हम कहते हैं, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है, में कितने सदस्यों की नियुक्ति, ये गलत लिख दिया है, नियुक्ति ऐसे लिखा जाएगा कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो कुछ सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्ट मनोनीत कह सकते हैं आप, नॉमिनेट कर देता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। तो वो कितने सदस्य हैं? आयरलैंड से ये व्यवस्था ली गई है मनोनीत करने की। कितने सदस्यों को कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य इन सब क्षेत्रों से हो सकते हैं। ठीक है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ठीक है, इन सब क्षेत्रों से हो सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से हम किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसे ही लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा बहुत सारी चेंजेस किए गए थे। जब आपात लगा हुआ था, तीसरा राष्ट्रीय आपात इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस 42वें संशोधन के द्वारा किए थे। इसीलिए 42वें संशोधन को छोटा संविधान, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा गांधी जी का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। 3 शब्द जोड़े थे 42वें संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में, कमेंट में आंसर करो जरा, कौन से 3 शब्द थे? ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतना ही फायदा रहेगा। चीजों को याद रखो। जीएस मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना जीएस कभी नहीं आ सकती, ये मूल मंत्र है। कोई जड़ी बूटी, बाबा की बूटी, बंगाली बाबा, कोई ऐसा नहीं है जो आपको जीएस पढ़ा सके। खुद प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही आसान पड़ेगी जीएस, वरना रटते रटते जिंदगी गुजर जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक होगा शायद यहाँ पर, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, यानी कौन सा निम्नलिखित में से जस्टिसिएबल है? जस्टिसिएबल मतलब न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय में जा सकते हैं जिसे लागू कराने के लिए। मौलिक कर्तव्य भैया कर्तव्य हैं, कर्तव्यों को लागू कराने के लिए जा नहीं सकते कहीं। तो ये मॉरल ड्यूटीज हैं कुछ, कि ऐसा करोगे तो बहुत बढ़िया। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये राज्यों के कर्तव्य हैं कि ऐसा करोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार जो हैं इनको लागू कराने के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हो कि मेरे साथ ये मेरा मूल अधिकार का हनन किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत मैंने बताया हाई कोर्ट भी जा सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अभी हमने बात की कि भैया 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो जरा बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना 11 कौन से हैं, लेकिन बहुत आसान है, वैसे भी याद रखोगे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बिल्कुल भैया ये है। पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए रखो, बिल्कुल है। पर्यावरण की रक्षा, बिल्कुल ये भी है हमारा कर्तव्य। सद्भाव को बढ़ावा देना, यानी वही भाईचारा, शांति बनाए रखना, बिल्कुल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, अरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो किसमें है? स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब किसमें? आर्टिकल 19 में है ना। ये तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था आर्टिकल 148 के तहत आता है ये, और इसकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी जल्दी आए। यहां लेकिन वर्ष पूछता है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड का संरक्षक कौन है, प्रोटेक्टर कौन है, गार्जियन कौन है, किसके अधीन आती है? तो भैया किसके अधीन आती है? पापा, राष्ट्रपति के तहत आती है। कमेंट में आंसर करना किस आर्टिकल के तहत ये आकस्मिकता निधि का संविधान में उल्लेख है। इसकी जो निधि का कोष होता है वो 500 करोड़ मिनिमम होता है। ये कोष आपातकाल के लिए होता है, कभी संसद की कोई जरूरत पड़ जाती है या कुछ भी इमरजेंसी होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंटिजेंसी फंड किस आर्टिकल में है? तो भाई कौन से आर्टिकल में है ये? 267 में है, ठीक है। 266 के 1 में आपकी भारत की संचित निधि है या राज्यों की संचित निधि है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, और 267 में आकस्मिकता निधि है, ठीक है। संचित निधि पर केंद्र की बात करें तो संसद का अधिकार है और राज्यों की बात करें तो विधानमंडल का, ठीक है। जबकि आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का है केंद्र की और राज्यों में राज्यपाल का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो ये तो 10वीं बार बता चुका हूं। लिखित संविधान किसका नहीं है? तो भैया किसका नहीं है? यूके का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है, यूके का नहीं है, आंसर हो जाएगा यूके, ठीक है। अलिखित संविधान का क्या मतलब होता है ये वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, वीडियो देखें और जानकारी लें, ठीक है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कितनी बार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो भैया इसकी कोई सीमा दी ही नहीं गई है। आर्टिकल 57 में इसका उल्लेख है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। कई देशों में ऐसा है कि नहीं 2 ही बार बन सकते हो, जैसे कि अमेरिका में 2 ही बार बन सकते थे 4-4 साल के लिए। ये रूस में भी था कि 6-6 साल के लिए 2 ही बार बन सकते हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उसको बढ़ाकर 4 बार कर दिया, 2 की जगह 4 बार बन सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये चीज कर दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? स्पेशल मेजॉरिटी संसद की चाहिए कौन से संशोधन के लिए? निम्नलिखित में से क्या चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए? तो स्पेशल मेजॉरिटी, अगर मूल अधिकारों में आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। यहां पर भी बताया था साधारण बहुमत से हो जाएगा, विधान परिषद का उन्मूलन यहां पर भी साधारण बहुमत ही चाहिए होता है, ठीक है। और संसद के नियम प्रक्रिया ये तो साधारण बहुमत से होता ही है। तो स्पेशल मेजॉरिटी, मौलिक अधिकार में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों का अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गार्जियन कहते हैं, संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32 को कहा। भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि यही हमें संरक्षण देता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो 4 तो अभी पीछे 3 याद की थी और भी यहीं पर 3 याद हो जाएंगी। संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बिल्कुल है भाई। एकता भाईचारे को बढ़ावा देना बिल्कुल है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना बिल्कुल है भाई, ठीक है। यानी सोवरेंटी, हम अपनी आत्मरक्षा बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अपना इंडिपेंडेंस जो है वो बनाए रखेंगे। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। अरे भैया उपाधियों का उन्मूलन तो किसमें है? आर्टिकल 18 में है, जो एक मूल अधिकार में था, समानता का अधिकार था। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत की बात उसी में होती है। तो मूल अधिकार है, यहाँ तो मूल कर्तव्य पूछा है, नहीं है तो भैया यही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मूल अधिकार है, कर्तव्यों में नहीं आता, ठीक है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो रही होगी। ये आपको एहसास, जब आप कोई भी अलग से टेस्ट लगाओगे,
टेस्ट सीरीज टाइप का, उसमें एहसास आपको हो जाएगा, पेपर देने जाओगे उसमें एहसास हो जाएगा कि भाई कितना काम का है ये चीज। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई मामले हैं उन पर पुनर्विचार कर सकता है। ये इसकी किस तरीके की शक्ति है, तो ये कैसी शक्ति है, अपीली क्षेत्राधिकार है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में भी काम करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी अपील आप दायर कर सकते हैं, याचिका डालेंगे तो उस पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संवैधानिक मामलों में कोई परिवर्तन हो रहा है उस पर सुनवाई कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। यह अपीली क्षेत्राधिकार होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। एक ज्यूरिसडिक्शन और आता है अक्सर पेपर में, वो है आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131 के तहत है, वो भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार यानी राज्यों के बीच लड़ाई वड़ाई हो जाती है, उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, और ये है अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार है, यानी आपसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा कि इस होटल को आप नहीं कर सकते, इस घाट पे नहीं नहा सकते। तो भैया क्या ऐसी बात हो गई, ये समानता की बात हो गई ना, तो समानता ही आ रहा है यहीं पर सीधे, तो समानता का अधिकार में ही आएगा ये। ठीक है, और वैसे अगर आर्टिकल पूछ लेते तो किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा, आर्टिकल 15 के तहत। किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति, लिंग, जन्म स्थान, काला गोरा, इन सब के आधार पर नहीं होगी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, वो है डैश तब जारी किया जाता है। रिट के बारे में पूछा है, ये रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, यानी कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी है जो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक रिट जारी करती है, उसको क्या कहते हैं भैया, आदेश ही तो देंगी कि अपने कर्तव्यों को पूरा करो, तो आदेश यानी कि परमादेश, मैंडेमस। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट संविधान के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा संविधान के और क्वेश्चंस का, तो कमेंट में बताओ जरा कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करना मत भूलना वीडियो को। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री में जो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, हमारी तरफ से जितना हो सकता है फ्री में वो हम सब कोशिश कर रहे हैं। आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऐप पर आपको मैंने सारे करंट अफेयर्स फ्री प्रोवाइड करा दिए, तो बस पढ़ लो अच्छे से और एग्जाम निकाल दो, बस वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और एक लाइक कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बस यही गुरु दक्षिणा है। और एग्जाम जब निकाल लो तो हमें जरूर याद कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है।